जी बेटा, आज मुझे बताइए कि आपने क्या करना है। उमैर, आपने बेटे बोला था कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो। जी सर, वर्क एनर्जी पावर में भी और मोमेंटम में भी है। ठीक है, सो यू गाइस वांट टू डिस्कस देम राइट नाउ। यस सर। कल अनसर्टेनिटीज का टेस्ट है। आई हैव क्वेश्चन पूरा सब कुछ पूरा चैप्टर जिसके अंदर आपके पास मेजरमेंट टेक्निक्स में अनसर्टेनिटीज भी आएंगी, उसके बाद एरर्स भी आएंगे, सीआरओ भी आएगा, ये सारी चीजें कुछ भी आ सकता है बेटा, खाली तो नहीं भरे हुए एमसीक्यू में। सर आप उस तरह के टीचर बने, वो जो टीचर नहीं आते जो अपना क्विज दे देते हैं कि मैं कैसे हूँ। फिर सर आप देखिए। जी बेटा, डायनामिक्स डायनामिक्स कह रहे हो। यस सर। जी बेटा, डायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर। जी उमैर बेटा, डायनामिक्स का सर ये क्वेश्चन। थ्योरी का पहला क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन ऑफ थ्योरी। A steel ball of mass 73 gram is held 1.6 meter above the horizontal steel plate as shown in figure 4.1. The ball is dropped from the rest and it bounces on the plate reaching a height h. Calculate the speed of the ball as it reaches the plate. ठीक है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर हम सिंपली क्या क्या यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी, बल्कि इसकी जगह हम 2as लगाएंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू जो है आपके पास इनिशियली 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमें को फाइंड करनी है 2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 1.6। उमैर बेटा, फाइंड द वैल्यू फॉर वी। जी बेटा, यू कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस के वो आपने लिखवाया सर, वोल्टेज के जाउल पर कूलम, वो निकालेंगे, निकाल के याद करिए। कूलम का एम्पियर सेकंड होता है, कूलम एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड 5.6 meters per second is the speed. The ball loses contact with the plate after bouncing. The kinetic energy of the ball is 90% of just before bouncing. Calculate the height above it. अच्छा, 90% of kinetic energy क्या होगी? It is 0.9 into 1/2 mv square। निकाल के बेटा बताइएगा क्या। 73 ग्राम्स था, तो 0.9 इंटू 0.073 1/2 नीचे आ जाएगा बेटा। और वेलोसिटी क्या थी आपके पास? 5.6 का स्क्वायर। क्या आंसर है? बस, दैट इज इट। ओके जी, आगे भी है 1.03017। नो, इनटू 10 टू द पावर समथिंग। नो, so this is 1.03 joule. So loss of kinetic energy is equal to gain of GPE. So 1.03 equals mgh. So h would be equal to 1.03 over mass 0.073 into 9.81। h की वैल्यू निकालें जरा। 1.438। सो इसका मतलब यहाँ अंदाजा कर सकते हैं आपके इतना ही होगा। 1.438 है तो 1.44 मीटर्स आ जाएगा। मीटर लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है बेटा। उमैर सही है बच्चे? यस सर। सर अभी हमेशा ये यूनिट लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दिया होता है। द स्पीड ऑफ द बॉल as it leaves the plate, so 0.9
of kinetic energy is equal to 1/2 mv square. तो 0.9 into 1.03 था, 1.03 into 2 over 0.073 का अंडर रूट. This is going to give you V. ये वो जो क्वेश्चन होते हैं इसमें उसमें एस्टिमेट्स और पार्ट्स वगैरह, तो उसमें तो अजीब और गरीब चीजें पूछ रही थी. आप मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ. तो वो कल कर रहा था हो रहे थे मेरे से, लेकिन अब वो अजीब और गरीब से आप क्वेश्चन बताएं, मैं आपको तरीका बताऊंगा ना कैसे. देखिए ना, अब जिस तरह एक कार का था, कार का फिर मुझे बस वही लगाना पड़ता था कि 10 into power 5 है, क्योंकि अब 1000 वो कभी कभी स्मॉल कार दे देता था, कभी कभी फैमिली कार दे देता था. देखें, फैमिली कार का मतलब होता है सेडान कार, डिगी वाली कार. इसका मैस आप लोग नॉर्मली 1500 kg लेंगे, और जो छोटी सेडान कार होती है वो होती है हैचबैक होती है, उसका आप 1000 kg ले लें. वो भी कहता है एथलीट जो है वो मैक्सिमम जो स्पीड अभी तक हो चुकी है वो है 10 मीटर्स पर सेकंड, और अगर फीमेल है 8 या 9 मीटर्स पर सेकंड आप लिख सकते हैं. सर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 4000 थी, 4000 नहीं, इसको रटा नहीं मारना आपने. अब देखिए, अगर वो फर्ज करें कहता है कि वेलोसिटी जो है वो गाड़ी की वो दे देता है कितनी वेलोसिटी है, तो मैथ्स आप 1000 ले लें, उसमें बस सिंपली कैलकुलेट. रनिंग एथलीट का जो होता है वो कितनी एनर्जी. हाँ, तो उसकी आप रनिंग एथलीट की वेलोसिटी ये ले लें. मैथ्स आप 70 ले लें, 60 ले लें, 80 ले लें, उसी रेंज के अंदर आती है वैल्यू. 4000 हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, 4400 हो जाएगा, 3900 हो जाएगा. ऊपर राउंड ऑफ करूंगा, नीचे राउंड ऑफ. नहीं, अब आपने गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखना है ना. अगर फर्ज करें कि आपका आंसर आ रहा है, लेट्स सपोज, जिस तरह अगर 4000 5000 दिया, मेरा 4500 आ रहा है. नहीं ऐसे नहीं होता, इतना क्लोज नहीं होता. या वो दिया होगा 4000, दूसरा आपको दिया होगा 10,000, या दिया होगा 1000, या दिया होगा 500, इस तरह. तो ये आप इसके और अब बाकी आंसर्स में बहुत फर्क होता है. जो आपका एस्टिमेट होता है वो मिनिमम 1 सिग्निफिकेंट फिगर और मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप जा सकते. ठीक है जी. एनी अदर क्वेश्चन बेटा? सर क्वेश्चन 5 एमसीक्यू थ्योरी. थ्योरी. ये एरिया अंडर द ग्राफ है. अच्छा, आज एक क्वेश्चन था, एक बच्चे ने पूछा था, वो जरा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं. वो ये था कि एस्टिमेट करना है वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन पर्सन. वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन, ब्लड नहीं कह रहा मैं, 5 लीटर क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन, वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन. ऑप्शंस आर 0.1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 0.01 मीटर क्यूब. एस्टिमेट्स एमसीक्यू है ये. 70 लीटर 70 लीटर कितना होता है? 70,000 cm. नहीं, आपने वॉल्यूम बताना है ना, आप मैथ्स में चले गए. 70 लीटर मींस तकरीबन 70 केजी. आप सिर्फ 70 लीटर किस टर्म्स में देख रहे हैं? वाटर में एक लीटर किसका? अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि जी 70 लीटर होता है. 70 लीटर क्या होता है? 70 लीटर नहीं है, 70% है. 0.1 मीटर. वो अर्थ का 70% बंदे की बॉडी में तो नहीं है. बोन डेंसिटी भी तो है. 5 लीटर बंदे की बॉडी के अंदर होगा. गैलन ना लिख लेना, गैलन 2.7 2.8 लीटर के बराबर होता है एक गैलन. तो 1 लीटर 5 लीटर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. टोटल 5 लीटर होता है. ठीक है, ये जहन में रखना है आप. आंसर इज 0.1. और कैसे निकालना है अब इसका एस्टिमेट कैसे निकालना है? आप इसका एस्टिमेट ऐसे निकालना है आपने कि देखें, आपका जो ह्यूमन है वो अगर देखें तो वो यूं एक रफली शेप बनाते हैं, तो वो यूं करके आपको नजर आएगा. एक जनरल पर्सपेक्टिव है ये, लेट्स सपोज. ठीक है, ये यूं, और इसके बाजू देख लेते हैं. लेट्स सपोज ये यूं वॉल्यूम आ रहा है. ठीक है. अच्छा, इसको जरा देखने आपने समझना क्या है. अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनली देखता हूं तो ये हेड आ गया और ये उसके शोल्डर आ गए, लेट्स सपोज. और अगर मैं इसका जनरल पर्सपेक्टिव लूं तो ये तकरीबन कोई इस तरह एक सर्कल की फॉर्म में बनेगा. ठीक है. अब शोल्डर टू शोल्डर तकरीबन आपके पास जो बनती है लेंथ, ये कम से कम
मतलब जिस तरह जो लड़के शर्ट्स पहनते हैं उनको पता है कि ये जगह जो है ये तकरीबन होती है 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इस तरह सेंटीमीटर्स में निकाल लेते हैं। फर्ज करें कि जी ये हमारे पास जो लेंथ बनती है वो फर्ज करें ये जो डायमीटर इसका बनेगा यहाँ से यहाँ तक, लेट सपोज बेटा जी वो है 14 सेंटीमीटर, और उस बंदे की जो हाइट है इसको सिलेंडर की फॉर्म में कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसे एस्टिमेट नहीं कर सकते आप, मतलब सिलेंडर की फॉर्म में आप इसको ले लें। तो इसकी जो हाइट आप ले लेंगे वो तकरीबन 1.3 मीटर ले लें या बल्कि 1.5 मीटर ले लें आप। 1 मीटर जो है वो तकरीबन 3 फुट के बराबर होता है, 3 फीट, और एक बंदा तकरीबन 6 फीट है, लेट सपोज एक एडल्ट है तो 2 मीटर कर लें, अब दरमियाना बंदा है 1.5 कर लें, 1.6 कर लें, 1.5 ले लेते हैं। तो 4/3 पाई बल्कि नहीं इसका लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। आर जो है वो आप ले लें तकरीबन कोई 13 सेंटी ले लें, और हाइट जो है वो उसकी आप कंसिडर कर लें 1.7 कर लो। आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, निकालें जरा जल्दी से, शाबाश 1.5 है बेटे, टाइम नहीं वेस्ट करें, फजूल बहस नहीं करनी, शाबाश। क्वेश्चन जो होगा ना वो पूछना है काम का, ठीक है। -2 का उसका होल स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच लेना, सिलेंडर का फार्मूला लगेगा। 0.09 इज इक्वल टू 0.1। आंसर मौजूद है, नहीं तो एस्टिमेट है ही, अंदाजा तो कई है ना एस्टिमेट। तो बहुत ज्यादा हो जाए। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, 3 फुट बाय 3 फुट बाय 3 फुट। इस 3x3 के कंटेनर में आपके पास 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। 3x3x3 हाइट लेंथ विड्थ हाइट जो है ना वो 3x3x3 है, तो इसका मतलब है इसमें 1000 लीटर पानी आता है आपके पास, तकरीबन ये 1 क्यूबिक मीटर जो होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1000 लीटर का मतलब ये है कि इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। तो आप समझ लें कि जो बंदे का वॉल्यूम है वो सिर्फ 0.1 है, ठीक है, 0.1 मीटर क्यूब। मतलब एक टैंक के अंदर अगर बंदों को इस तरह कंपैक्ट करके डाला जाए तो 10 बंदे आ सकते हैं। 1 लीटर पानी पीने हमारे इधर 1 केजी जाता है। हाँ Sir, जी बेटा, I solved this question differently. Okay. Basically, so if you apply density equals mass over volume, we know that the mass, like in the list you sent, you said that mass is 80. 80, And then for density, we know that density of water is 1,000. So humans, they float, so it's a little bit less. So like say 950. एक मिनट, let me be very clear with you on this, just one Yes, second. sir. Human is not made up of water. First of all, let's suppose you are just comparing it with like कि अगर एक जिंदा बंदा पानी की सरफेस पे तैर सकता है तो वो नहीं तैर सकता, वो डूबेगा वो, ठीक है। डेड पर्सन जो है वो क्यों फ्लोट करता है, डेड पर्सन इसलिए फ्लोट करता है कि बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन चल रही होती है, गैस है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक, ठीक है। इसीलिए जो डेड बॉडी होती है उसको नहीं मिलती तो फिर वो थोड़े दिनों के बाद आके फ्लोट करती है। जिस तरह वेल्स होती हैं वो साइले समंदर पे आ जाती हैं, फिर 10-15 दिन बाद वो एक्सप्लोड कर जाती हैं धमाके से। जितने भी एनिमल्स है ना, बड़े एनिमल्स, राइनोज हो गए, ठीक है, एलिफेंट्स हो गए, वेल्स हो गई, बड़ी डॉल्फिन हो गई, ये एक्सप्लोड कर जाती है क्योंकि इनके अंदर डिकम्पोजिशन चलना शुरू हो जाती है ना। जैसे ही डेड बॉडी मरती है ना तो उसके अंदर वो जर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं या बैक्टीरिया इन अदर वर्ड्स हो जाता है, तो अंदर ही कीड़े पैदा हो जाते हैं और डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, तो गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो गैस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक्सप्लोड कर जाता है। अब देखें फिश है, फिश पानी में रहती है, मर जाए तो पानी के अंदर उसकी बॉडी फ्लोट करना शुरू कर देती है, हालांकि फिश ऊपर नीचे भी जा सकती है कि नहीं, इस तरीके से। तो आगे क्या किया आपने डेंसिटी का, So then my method is wrong. हाँ नहीं तो वो क्योंकि पानी नहीं है ना सिर्फ बॉडी में, इसमें बोन्स है, बोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बोन डेंसिटी है, स्किन है, पॉलीमर है, लंग्स हैं, लंग्स में एयर है, तो Okay, sir. जी तो वो वेरी कर सकती है।
This is the best way to do this. And question number 5 पूछ रहा था जी बच्चा. मेरा एक और क्वेश्चन है, सवाल है। ये ऊपर अगर आप 9 to 800 मीटर वो केजी मीटर क्यूब उसके खाली पानी की डेंसिटी हुई तो आप उसके अंदर हम 200-300 वैसी ऐड कर लेंगे रोज का, तो फिर भी 1000 तो बन ही जाएगा। 1000 केजी तो फिर ठीक है। तो इंसान की डेंसिटी तेरी ऑर्गन्स है एस्टिमेट, तेरी ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन्स की कितनी नहीं तेरी ऑर्गन्स नहीं है, नहीं तेरे फेफड़े नहीं है। नहीं, देखे मेरी बात सुने ना, ह्यूमन एक मटेरियल से नहीं बना हुआ, समझ आ रही है बात? ब्लड की और है, लंग्स की डेंसिटी और है, उसके अंदर एयर भी मौजूद है, कंबाइंड डेंसिटी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल चीजें हैं ना। मल्टीपल चीजों का मतलब ये है कि स्किन की ज्यादा डेंसिटी है, फैट है उसकी ज्यादा डेंसिटी है, बोन्स की ज्यादा डेंसिटी है, लंग्स की ज्यादा है, ब्रेन की ज्यादा डेंसिटी है, बोन्स की ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है? तो मल्टीपल चीजें हैं ना इसके अंदर। तो आपकी अगर आपको ये पता हो यार कंबाइंड डेंसिटी, हाँ अब आप कंबाइंड डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। 0.1 है ना आपका वॉल्यूम, तो डेंसिटी निकालने क्या आ रही है आपके पास? मास कितना है बंदे का? 800। तो 800 अगर फर्ज करें हम 80 kg लेते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 0.1 इज 800 हो सकता है। तो अब ये अब देखें, अब ये डिपेंड करेगा अपथ्रस्ट के ऊपर भी कि बंदा फ्लोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसका मतलब आपके रेड सी होता है तो आप फ्लोट ही करते हैं। रेड सी इसलिए क्योंकि उसके तो पानी salt है। में सॉल्ट बहुत ज्यादा है और वो डेंस कर देता है उसको। डेंस ज्यादा कर देते हैं। ज्यादा कर देता है, आपकी डेंसिटी कम हो जाती है, सॉल्ट की डेंसिटी ज्यादा हो जाती अब इस तरह का कोई लिक्विड हो जिसकी डेंसिटी है। मरकरी की सरफेस पे आप खड़े हो जाए तो आप डूबेंगे। नहीं, लेकिन किसी चीज में आप सिंक ही करें, आप फ्लोट ना करते हैं, वो क्या आपको ज्यादा डेंस होना सिंक करो या सिंक ना करो, जिस तरह ऑयल है, ऑयल की कम होती है ना वाटर। हाँ तो आप ऊपर आ ही नहीं सकते, उसमें बड़ा मुश्किल होगा ऊपर आना। ठीक है, ऑयल एक ऐसा दिखता है जोकर किसमें है तो वाटर ऐसा देखें स्टैंडिंग ऑन मर्क्यूरी, ये एक ऐसे ये देखें आप, अब इसकी 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी। Asks has also built a reinforced peak like down at the same level. Now he is standing on the mercury. Balance नहीं है ना? हाँ, लिक्विड है ना, लिक्विड मर्क्यूरी है, पानी में उसमें अंदर जा नहीं रहा। ठीक है, ये इस तरीके से अपने आप को बैलेंस किया। देखिए मर्क्यूरी इसको बहुत पुश कर रही है ऊपर, हो सकता है उसके अंदर सिंक किया हो, ग्राउंड तक गया होगा ये, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपथ्रस्ट लगा है, अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा, रो जी एच है ना, रो बहुत ज्यादा है इसका, रो जी डेल्टा एच है सॉरी, जो प्रेशर लग रहा है टॉप एंड बॉटम। तो दिस इज हाउ इट। आदमी अच्छा जी, इसके बाद एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है आपने? यस सर। अच्छा, इसके अंदर देखें 930 ग्राम है ट्रॉली का मास, और बिटवीन द टू स्प्रिंग्स है, द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ स्प्रिंग ऑफ 0.6 seconds of its motion as shown. इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली, ये निकाल सकते हो, यहां से निकलेगी ग्रेडियंट से, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। Distance moved during the first 0.6 seconds of its motion. Area under the graph लेना है आपने। आप इसको ट्रेपीजियम कंसिडर कर लो और उसके बाद इस एरिया को उसमें ऐड कर लो। ये किया आपने? इसका एरिया यही तो नहीं हो रहा था। ये नहीं हो रहा। हाँ, अब मैं बताता हूँ एक मिनट। अब पहले ट्रेपीजियम निकालें जरा, क्या आंसर आ रहा है? ये दो पैरेलल साइड्स हो गई आप जी। मैं बताता हूँ एक मिनट। 0.16 है, 0.44 है,
तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है 1/2 इंटू 0.6 प्लस 0.44 माइनस 0.16 क्या होता है? 0.16 लिखा है। ये है वो पहला, ये है, ये पैरेलल साइड है, एक ये है और एक ये है। थ्री एट नहीं 28 0.28 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 6। ये निकालें कितना आ रहा है इसका 2.64 2.64 मीटर इसका आ गया। फिर अब ये जो होता है ना आपके पास, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपके पास 100% तो नहीं बट हाफ ऑफ इट है, लाइक हाफ ऑफ द सर्कल है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आर बराबर नहीं है तो 1/2 इंटू पाई R1 R2 कर लेंगे, इसको ले लेंगे R1, इसको ले लेंगे R2। R1 की वैल्यू आप ले लेंगे यहाँ से 3 में से 0.44, तो 0.14 एक आर आ जाएगा। ये है 0.14, यहाँ से यहाँ तक 0.14 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है आपके पास, इंटू 2 ले लें। 0.04 पूरा आंसर आया। 44 करना, इसको उसमें ऐड कर लें। एक मिनट सर, आपने 0.14 से मल्टीप्लाई किया 2.6। ये ऐसे निकलेगा उमैर, ठीक है। आप क्या कह रहे हो बेटा? आपने 0.14 से मल्टीप्लाई, रेडियस है ना, रेडियस ले रहे हैं ना, रेडियस आधा होता है ना, यहाँ से यहाँ तक आधा होता है रेडियस। मेरा उसके लिए 0.44 आ। तो भाई 0.44 तो है लेकिन 0.3 से ऑनवर्ड है ना। मिडिल से लेते हैं ना, रेडियस से नहीं सर। मैं उस जवाब की बात करूं, वो 0.44 आ रहा है। 0.44 नहीं है, 0.44 हो भी सकता है, इतना बड़ा आंसर मुझे नहीं पता, बस आ रहे हैं 3.14 इंटू 0. नहीं, बात मेरे ख्याल में सही कर रहे हैं। पहले 0.44 है, ऊपर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, तो बाद में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में आंसर देना ना। कुछ ऐसा ही 0.4 आ रहा है, 0.04 आ रहा है, 0.44 तो 2.64 प्लस 0.44, इसका आंसर जो आएगा उसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना। 2.030 क्या 0.012 0.03 मीटर। उमैर यही आंसर है? यस सर। ओके बेटा। सर जी जी सर, आज मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, 75 पे जाए सर, सॉरी 72 पे 72। जी बेटा 72। जी सर। ओके बेटा। ये नहीं ये पठान है। 72 कह रहे हो बेटा? जी सर। जी सर। जी बेटे बताओ। अच्छा वो ये देखिए, कह रहा है कि दो स्फेरिकल मैसेज हैं, एक का मैस 2m है, एक का मैस m है। तो देखें जी, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है बच्चे इसका? 2mu माइनस mu इज इक्वल टू mu। इसका mu आ गया। अब इसका निकालें जरा, नेगेटिव
2mu divided by 3 plus 5mu divided by 3। इसका आंसर निकालें। फिर -2mu divided by 6 plus 2mu divided by 3। पहले का क्या आ रहा है? mu आ रहा है, दूसरे का बताओ। इसका भी mu आ रहा है बेटा, इसका नहीं mu आएगा, इसका mu नहीं आ रहा। करके देखो यार, इसका बताओ। सो 2mu divided by 6 plus 2mu divided by 3 6 2mu plus 4mu, तो ये बन जाएगा mu। कौन सा? ये B? ये माइनस है ना, -2mu divided by 6 -2mu divided by 6 ही लिखा है ना लेफ्ट पे। अच्छा ठीक है। इसका सॉल्व करो ना बेटे, क्या आंसर आ रहा है? 2/6 आता है, 2 over 3 times 2 6 हो गया, 4 हो गया, 3 4 mu। minus 2 मुझे लग रहा है 2/3 mu आएगा। 2/6 1/3 यार करके देख लो यार, mu को बाहर निकालो, -1/3 प्लस 2/3, 1/3 2/3 ये कैंसिल हो गया ना। और इसके बाद है जी प्लस 1/3, तो ये 1/3 mu आ जाएगा। 2/3 भी तो वही चीज। इस केस के अंदर क्या आ रहा है? टोटल मास 2m प्लस m 3m और फर्दर वेलोसिटी है u/3, तो इट इज इक्वल टू mu। बस जी, ये आंसर ठीक नहीं है, बाकी सारे ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा होता है कि जब वो कहता है ना इलास्टिक कोलिजन है या नहीं है, तो फिर लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्या बस रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस कर देंगे, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस। जी बेटा, सर मेरे सवाल कर दें प्लीज। हुक्म करें जनाब, बताएं। क्या मतलब सर आप व्हाट्सएप पे भेजें। अभी भेजा है जी? जी माइनस हाउ इज कैसे करेंगे? एक मिनट यार, एक मिनट, मैं सिर्फ ये एक बच्चा बैठा है, इसका मैं जरा मसला है, जस्ट वन सेकंड। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बिफोर कोलिजन, अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, बिफोर कोलिजन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी हो जाएगी u1 प्लस u2। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो इट इज v2 माइनस v1। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या फिर कैसे? काइनेटिक एनर्जी मैं वो लेने पूछ रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम काइनेटिक एनर्जी के कैसे हिस्सा लिंक कर सकते हैं? half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। सिंपली ऐड करना होगा, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद ऐड करना होगा। सर जी बेटा, सर ये बात तो आपने उल्टी नहीं की ना? जी बेटा, ये सर आप फिर समझा सकते हैं मुझे? जा रहे हो बेटा? थैंक यू बेटा। कौन सी बेटा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। जी सर। जब एग्जामिनर बोलेगा ना कि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब है कि इस पे लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है। आपके टीचर ने यकीनन नहीं बताया होगा आपको। ऑफ कोर्स जी नहीं, बुरे का नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी ये क्लास में करते हुए बताया था कि नॉर्मली टीचर इसको टच नहीं करते और पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इनकी स्पीड ऐड कर लेनी है, ये स्पीड ऐड करनी है, वेलोसिटी नहीं ऐड करनी, ठीक है? जी। और जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस कर लेनी है। वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का आंसर है। अदरवाइज तो आप घंटा लगे रहेंगे, फिर एक एक का मोमेंटम निकाल निकाल के चेक करेंगे। ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। अच्छा, लेकिन सर वो और केसेस में तो डिफरेंट होगा ना? और केसेस मतलब हाँ, बाकी में तो अगर सिर्फ इलास्टिक है तब अगर लिखा हुआ हो ना इवन इलास्टिक भी लिखा हो और परफेक्टली इलास्टिक भी लिखा हो तब भी। अच्छा सही, मैं भी सोच रहा था। और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? सर है और भी। अच्छा सर ये 75 पे जाएगा। कौन सा? 75। जी बेटे, उसने बोला है कि जी ये मोमेंटम का ग्राफ है 8 सेकंड तक का, 4 सेकंड पे ब्रेक अप्लाई कर दी, बताओ फोर्स बतानी है। F इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा P डिवाइडेड बाय T। तो इधर कितना मोमेंटम है और इतना इधर कितना मोमेंटम है, ये मोमेंटम निकाल लेना है और कितनी देर में मोमेंटम चेंज हुआ है। 300 और कितनी टाइम है? यहाँ पे 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 5 5.5, ये 5.5 बनेगा आपके पास।
तो बेटे टाइम हो जाएगा 1.5 सेकंड और चेंज इन मोमेंटम होगा 400 माइनस 100, 300 तो 300 डिवाइडेड बाय 1.5 इज व्हाट 200 न्यूटन्स। बी आंसर। समझ आया उमैर? यस सर। ओके बेटा आगे बताएं। सर ये 84। और कितने क्वेश्चन उमैर आपके? सर एक बस 2 और है, फिर आपको आजादी दे दी। अच्छा बेटे इसका आंसर पीछे मार्किंग स्कीम में जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये कल परसों मैंने कराया। स्टेशनरी इसका जरा उसको चेक करेंगे ना, उस पे क्या कहते हैं मार्किंग स्कीम जो इसकी एक्चुअल है, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। वो कहता है एक स्टेशनरी आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियॉन नंबर है ए है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर इसका ए है। इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है तो इसका क्या रह जाएगा 1 माइनस ए, और ये आ गया प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन को हमने 1 ले लिया सिंपल, जो निकला है इसमें से वो इधर आ गया 1, ठीक है। एक प्रोटॉन और इधर 1 माइनस यू, ये इधर चला जाएगा। वो कहता है कि डिके करता है प्रोटॉन विद स्पीड v टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस विद स्पीड u। इसकी v है और इसकी क्या है u, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। द न्यू न्यूक्लियस एंड द प्रोटॉन मूव अवे वन अनदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। कौन सी इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ v एंड a? तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो v है दिस इज कैन आई से कि इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था और फाइनल मोमेंटम क्या है a माइनस 1 टाइम्स u प्लस v। यस ये बल्कि इधर लेफ्ट के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो v वुड बी इक्वल टू a माइनस 1 u। ये लो जी, ये बी आंसर है। पीछे इसका कोई और आंसर होगा मार्किंग स्कीम से टैली करना, बी आंसर कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम से। एक क्वेश्चन पूछूंगा इससे टॉपिक से। बोलो बोलो बोलो। तो ये आपने करवाया था 20 क्वेश्चन 23 है 23 पे एक क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी उसी पे चले जाते हैं ना, उसी पे चले जाते हैं। स्ट्रेट चले गए सिर्फ एक या आपने करवाया तो बस मैं भूल गया था। 23 ये या फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट यार मेजरमेंट या फिजिकल, या आपने कौन सी नई वाली जो आपने मुझे जो भेजी की बात तो जो आपने स्पेशल सवाल ये तो नहीं है ना। आपने जो मुझे भेजी थी फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट यार तो ये नहीं है, एक मिनट बस पिक्चर है यार सर बस हो गया बोलो टॉपिक बोलो। फिजिकल क्वांटिटीज हाँ ये इसमें देखिए इक्वेशन यहाँ तक तो मैंने बना दी ना कि kg मीटर माइनस पर सेकंड इज इक्वल टू c, kg और kg माइनस 1 है, ठीक है। अब आपने आगे कुछ kg इज इक्वल टू kg अच्छा लेफ्ट साइड का क्या यूनिट है? लेफ्ट साइड है कांस्टेंट है ना, तो अच्छा kg मीटर पर सेकंड। तो भाईजान ये फ्रीक्वेंसी है 1/सेकंड है इसका। 1 और सेकंड। c की वैल्यू 1 ले लेंगे, m रेज टू द पावर p और k रेज टू द पावर q, s रेज टू द पावर -1, m क्या है आपके पास kg रेज टू द पावर p, k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर होता है। सॉल्व किया होगा क्या आंसर आया? kg पर सेकंड kg पर सेकंड -1 नहीं होता, या पर सेकंड बोलोगे सेकंड में? बेटे मैंने तो बताना ना आपको, ये तो मेरा फर्ज है आपको सही बताना। आप बच्चा तो गलती करता है ना बेटे। आज तुम इतने बड़े हो गए हो हैं। अब देखो s वालों को कंपेयर कर लो, s रेज टू द पावर -1 और s रेज टू द पावर -2q। अब बेसिक सेम है, पावर्स आपस में क्या करेंगे कंपेयर, -1 इज इक्वल टू -2q, तो q इज इक्वल टू 1/2 -2 क्यों कैसे हो ये ना बेटा जी -q नहीं, एक मिनट तुमने क्या बोला? ये देखो ना न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कैंसिल करके तो सेकंड स्क्वायर ही बनेगा ना। तुमने भी ये भी गलत निकाला हुआ, मैं भी कहूँ ये क्यों। देखो जहन ठीक चल रहा है पीछे, लेकिन तुमने गलत बताया मुझे, वेरी बैड। अच्छा तो ये बेटे आपके पास ये आ गया, क्यू की वैल्यू
अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे केजी नहीं है, तो केजी नहीं है तो केजी रेज टू द पावर व्हाट है, 0। तो केजी रेज टू द पावर 0 किसके बराबर होता है, 1। तो कहना इसे 0 इज इक्वल टू p प्लस q, so p would be equal to negative q which means negative 1/2। तो p की वैल्यू negative 1/2 जी, p प्लस q ना, बेसिस सेम होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है बेटा। ठीक है, गुड क्लास, वेरी नाइस। सर आपने मेरा सवाल नहीं कराया अभी मैं इधर ही हूँ प्लीज। बेटा, मैं इधर ही हूँ, मैं नहीं कहीं गया। ये तो इल मैनर्ड पर्सन एक है यहाँ बैठा हुआ। जिसने नशे किए हैं उससे पूछिए। छोड़ो तुम उसको यार, तुम तमीज से बैठ सर जी जी बोलें। सर मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा, आपने मुझे उसका जवाब देना है। जी जी बेटे, क्यों नहीं देंगे आपका जवाब, आपसे पैसे लेते हैं तो जवाब नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा ऐसे भी टीचर अच्छा बेटे यहाँ पे अच्छा तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, मेजरमेंट टेक्निक से क्या नहीं नाम नहीं है सर, बेटा? वही वो नहीं आपको मैं जवाब देता हूँ, क्या नाम है? सर ये फिजिकल क्वांटिटीज वाले उसमें जो आपने फिजिकल पेपर 1 वाला नहीं भेजा। फिजिकल क्वांट, अच्छा वो पेपर 1 उसी का, जी पिछली वाली का। जी जो आपने अभी खोली हुई थी। जी बेटे बताएं। क्वेश्चन नंबर रुके जी एक तो क्वेश्चन 62 है। 60 52 62 62 ओके बेटा। ये देखें, एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्टेंस है और उसने इसको कहा ये मीटर के अंदर है और वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड के अंदर है और के यूनिट्स बताने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो के है दिस इज इक्वल टू डी अपॉन वी स्क्वायर। वो कहता है कि ये इसको k1 कंसिडर करना है। वो कहता है कि k इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वही मीटर में ही रखना है और वेलोसिटी आपने किलोमीटर पर आवर में कर देनी है, तो ये डिस्टेंस का डिस्टेंस ही रहेगा। लेकिन जो वेलोसिटी है नई वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर वाली है। तो कहना इससे कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। जी बेटा, जी सर। और यहाँ पे बेटा जिसका स्क्वायर है, सो इफ आई टेक इट लाइक 3.6 का स्क्वायर, सो आई वुड गेट 0.072 k1। ओ ठीक है सर। जी बेटा। और सर दूसरा क्वेश्चन 87। ये अपने 20 स्क्वायर को बोलती है सबसे। जी बेटा वी स्क्वायर होती है। क्वेश्चन 71 87 87 और 87 कितने हुए? सर ऊपर हाँ ये 87 सर। A particle travels in a straight line with velocity या speed v. The particle slows down and changes direction. The new speed of the particle is v2. The new velocity has its component v by 4 in the same direction as the initial path of the particle. Through which angle the particle has turned? Initial particle थी v, इसका mass है m। अब ये आगे जाके the new speed जो है ना वो v by 2 हो गई है इसकी। The new velocity has a component of v4 in the same direction। तो मतलब ये हो गया v by 4, ठीक है। वेलोसिटी v/4 है। हाँ, और ये वो कह रहा है कि ये the new speed of the particle is v by 2। तो ये combined velocity होगी, ये net velocity यही होगी ना। The new speed of the particle is v by 2 और वो कह रहा है कि in the same direction उसका जो component है वो v by 4 है। बताएं ये क्या होगा, तो निकाल लें, इसमें कौन सा मुश्किल है। cos थीटा लगा दें, 1 by 2 0.5 तो cos is 30। cos inverse 0.5 is what, मुझे पता नहीं है, वैल्यूज नहीं है। cos inverse 0.5 is what? 60। This is the right answer। जी सर शायद आगे सर confirm क्वेश्चन रुके मैं मार्किंग सर वो मार्किंग स्कीम भी एक तो थोड़ी सी सेट है यार, मुझे तो कोई गलत भाई पूरी दोबारा भेजी थी मैंने। सर वो जो पहली तस्वीर है उस पे मैंने देखा तो थोड़ी सी 87 का डी है जी आंसर। नहीं है ना, हो रहे हो। तो बेटे सर आप 91 बेटे इसके साथ दूसरी फाइल भेजी है मैंने, वो जरा खोले ना उसको।
नहीं सर अब तो मैंने कर ली है पूरी वर्कबुक। तो यार आंसर तो चेक कर लोगे ना। नहीं नहीं वो मैंने चेक कर लिया सर। क्वेश्चन 91। जी स्टिल एयर है, bird can fly at a speed of 10, the wind is blowing from east, in which direction must the bird fly in order to travel destination in due north? The bird's current location is this। हाँ जी क्या करेंगे? अच्छा तो वो 10 जा रहा है, फिर उसको हवा लगी तो वो ईस्ट की तरफ जाना शुरू हो गया, तो हमें बताने कितना वो डिग्रीज पे ईस्ट इस साइड पे 8 है, यस ठीक है रोटेट करेंगे तो उस साइड जी। क्या नाम है? आमना बेटा बताओ, ये 8 राइट साइड पे होगा और 10 की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड और इंक्लाइंड? upward, अपवर्ड होगी। अपवर्ड और इंक्लाइंड? upward, इंक्लाइंड हो इंक्लाइंड होगी। नहीं लगता सर देखो वो जा रहा 10 मीटर पर सेकंड है, उसको ईस्ट से हवा लग रही है, नॉर्थ जाना है ना, वो ईस्ट से देखो सीधा नॉर्थ जा रहा है, उसको ईस्ट से लगी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, अब वो पूछे कितने वो डिग्री टर्न होगा वापस ड्यू नॉर्थ के लिए। ये इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बर्ड्स करंट लोकेशन दैट इज ड्यू नॉर्थ ऑफ 90 से माइनस नहीं करना पड़ेगा फिर तो। इसको। इसका आंसर जो आएगा ना जो इधर निकालेंगे हम, वो आई थिंक 90 से माइनस करेंगे तभी आंसर आएगा। इसका आंसर चेक करें जरा, एंगल निकालें जरा, क्या आंसर आ रहा है? एंगल निकालें जरा, 91 का सी आंसर आ साइन क्या होगा? सर 53। 8.53। ये देखें ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 53। ओके सर ईस्ट ठीक है सर थैंक यू समझ आ गई। बस जी। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जी सर। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। नॉर्थ में था उसको ईस्ट 53। ये इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बड़ी एम्बिगुअस है इसकी सिचुएशन। सर आप एक सेकंड उस 10 को वो आपने ना पता क्या कंसीडर, जो आप कह रहे हैं ना मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ बात। अब वो आप सिचुएशन लेंगे ना, इसके ऊपर बड़ी बहस है, इसके ऊपर बहुत मैंने सारे ऑप्शन सही तरीके से ट्राई मारे, नहीं निकलता। ये आपने इसी तरह कंसीडर करना कि वो कहता है ना कि ड्यू नॉर्थ में फ्लाई करे तो वो अननोन होगा। बस जी हो गया खत्म। yes sir, चलो जी दैट इज ऑल देन। ओके बेटा अल्लाह हाफिज। माजरत आपका टाइम ज्यादा ले लिया आज। हाँ सर अल्लाह हाफिज बेटा। प्लीज आज के बाद से मेरे टेस्ट अम्मी को ना भेजना।